नमस्कार मित्रों, कैसे आप सब। समग्र बिहार अध्ययन के क्रम में बिहार की राजधानी यानी कि पटना को जो हम जिलेवार क्रम से अध्ययन करने वाले हैं, उसमें सबसे पहले जिले को हम ले रहे हैं, जिसके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं, जो बिहार की राजधानी है पटना। तो इस वीडियो के माध्यम से हम पटना के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि पटना में क्या क्या चीज़ है ना। साथ ही इसका अगर देखें तो हम भूगोल देखेंगे, इतिहास देखेंगे, पर्यटन देखेंगे, इसका डेमोग्राफी देखेंगे, इकोनॉमी से संबंधित ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। और आशा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी को बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे भी फैक्ट हैं जो पटना के लोग भी नहीं जानते, है ना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अगर हम पटना की बात करें तो पटना क्या है? बिहार की राजधानी। तो राजधानी अगर है तो सभी को पता है कि अगर कोई राजधानी है तो वहाँ पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। पटना की बात करें तो पटना कहाँ अवस्थित है? सबसे पहले अवस्थिति देखें, अगर बिहार के मैप में देखें तो ये संपूर्ण हमारा बिहार है। और बिहार में यहाँ से क्या है, ये गंगा नदी निकली हुई है, और गंगा नदी के दक्षिण में पटना अवस्थित है। पटना की बात करें तो पटना में इधर देखें तो सोन नदी है ना। पटना की अगर बात करें तो उत्तर में गंगा नदी से घिरा हुआ है, इधर देखिए पश्चिम में तो सोन नदी से घिरा हुआ है, दक्षिण में देखें तो यहाँ पर नालंदा, अरवल, जहानाबाद जिले हैं, यह इससे घिरा हुआ है। इस साइड देखें पूर्व साइड और दक्षिण पूर्वी साइड में तो हमारा बेगूसराय और लखीसराय जिले हैं, जिससे पटना घिरा हुआ है ना। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हम गूगल मैप पर सर्च करते हैं पटना के बारे में, जो लोकेशन बताता है, यानी कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का जो संगम है पटना का क्या है, तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जो है वो कितना है? 25 डिग्री 36 मिनट 7.99 सेकेंड नॉर्थ, और यहाँ पर 85 डिग्री 7 मिनट 9.7 सेकेंड ईस्ट। ये क्या है? अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का संगम है, और इसी लोकेशन पर हमारा पटना क्या है? अवस्थित है। पटना की एरिया देखिए तो पटना का एरिया कितना है? 3202 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 3202 वर्ग किलोमीटर पटना जिला जो है उसका क्या है? एरिया है। प्रश्न के रूप में बीपीएससी में प्रश्न ये पूछा जा चुका है कि जो पटना जिला है, पटना जिला निम्न में से कितने जिलों से सीमा साझा करता है? तो वो सारी चीज़ें भी हम देखते हुए चलेंगे। जो भी जिला देखेंगे उन जिला से कौन कौन से जिले का या फिर कौन कौन से राज्य का या कौन कौन से देश का सीमा साझा करता है, वो सारी चीज़ें भाई हम यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। तो पटना की अगर बात करें, जो गंगा नदी के किनारे है ना, घाघरा, सोन, गंडक के जो संगम है, सोन और गंडक का जो संगम है वहां पर बसा हुआ है। और इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर इससे सीमा साझा करने वाले जिले कौन कौन से हैं? यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर हमारा क्या है? भोजपुर के बाद उधर चलेंगे तो सारण है, उसके बाद वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, अरवल। यानी कि देखें तो टोटल जिले कितने हैं? 9 जिले। 9 जिलों के साथ पटना जो जिला है वो अपना सीमा साझा करता है। फिर से रिपीट करता हूं, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद और अरवल, ये 9 जिले हैं। 9 जिलों के साथ पटना जिला अपना सीमा साझा करता है ना। तो सबसे पहले कुछ करंट बातें हम देख लेते हैं कि बिहार की जो अवस्थिति है वो कैसी कैसी है। सबसे पहले तो पटना की बात करें तो पटना क्या है? बिहार की राजधानी है, और बिहार में जो 38 जिले हैं, 38 जिलों में से एक जिला भी है। साथ ही जो पटना प्रमंडल है, पटना प्रमंडल का प्रमुख भी है ना। तो बिहार से संबंधित ये क्या है? बिहार की राजधानी है, और बिहार में जो 38 जिले हैं, 38 जिलों में से एक जिला है, और साथ ही जो 9 प्रमंडल है उसमें से एक प्रमंडल है हमारा पटना प्रमंडल, उसका मुख्यालय भी कहाँ है? पटना है। पटना को देखें तो इसके जो सब डिवीजन हैं, ब्लॉक्स हैं, यानी कि सब डिवीजन यानी कि अनुमंडल हम बोल सकते हैं। अनुमंडल और जो ब्लॉक है उसकी अगर संख्या देखें तो पटना में टोटल अनुमंडल जो है वो 6 है, और टोटल ब्लॉक की बात करें तो 23 ब्लॉक है। कौन कौन से है एक बार उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो अनुमंडल देखें तो सबसे पहला अनुमंडल यहाँ पर क्या है? पटना सदर। पहला अनुमंडल है पटना सदर, और इसके अंतर्गत आने वाले जो ब्लॉक हैं वो देखिएगा। पहला है ब्लॉक पटना सदर, दूसरा संपतचक और तीसरा फुलवारी शरीफ। तो जो हमारा अनुमंडल है
पहला पटना सदर, उसके अंतर्गत 3 ब्लॉक आते हैं, पटना सदर, संपतचक, फुलवारी शरीफ। दूसरा यहाँ पर दूसरे ब्लॉक अनुमंडल की बात करें तो दूसरा अनुमंडल है हमारा पटना सिटी, और इसके अंतर्गत भी यहाँ पर 3 ब्लॉक आते हैं। कौन कौन से हैं? फतुहा, दनियावा और खुसरूपुर, है ना। पटना सिटी अनुमंडल के अंतर्गत 3 ब्लॉक आते हैं, फतुहा, दनियावा और खुसरूपुर। उसके बाद अगला ब्लॉक देखिए तो अगला ब्लॉक है हमारा बाढ़। अगला ब्लॉक अनुमंडल, अगला अनुमंडल है बाढ़, और इसके अंतर्गत आने वाले जो ब्लॉक है उसमें देखें तो अथमलगोला, मोकामा, बेलछी, घोसवारी, पंडारक, बख्तियारपुर और बाढ़। कितने हो गए? 3, 7 यहाँ पर, यानी कि जो बाढ़ अनुमंडल है इसके अंतर्गत 7 ब्लॉक आते हैं। कौन कौन से? अथमलगोला, मोकामा, बेलछी, घोसवारी, पंडारक, बख्तियारपुर और बाढ़। ये क्या है? 7 क्या है? 7 ब्लॉक है किसके अंतर्गत? बाढ़ अनुमंडल के अंतर्गत। अगला अनुमंडल है हमारा मसौड़ी। अगला अनुमंडल है मसौड़ी, और इसके अंतर्गत 3 ब्लॉक आते हैं, मसौड़ी, पुनपुन और धनरुआ। मसौड़ी, पुनपुन और धनरुआ। अगला ब्लॉक देखिए तो 5वां ब्लॉक है यहाँ पर ब्लॉक नहीं, अनुमंडल। 5वां अनुमंडल है दानापुर, और इसके अंतर्गत आने वाले जो ब्लॉक है वो कौन कौन से हैं? दानापुर, मनेर, बिहटा और नौबतपुर। दानापुर, मनेर, बिहटा और नौबतपुर, ये जो ब्लॉक है ये दानापुर अनुमंडल के अंतर्गत आते हैं। और अंतिम अनुमंडल है छठा अनुमंडल पालीगंज। छठा अनुमंडल है पालीगंज, और इसके अंतर्गत आने वाले जो ब्लॉक है वो कौन कौन से हैं? पालीगंज, दुल्हिन बाजार, विक्रम। पालीगंज, दुल्हिन बाजार और विक्रम, ये 3 ब्लॉक है जो पालीगंज अनुमंडल के अंतर्गत आता है। तो हमने देख लिया यहाँ पर कितने, जो पटना जिला है, पटना जिला के अंतर्गत 6 यहाँ पर अनुमंडल पाए जाते हैं, है ना, और 23 ब्लॉक हैं, उन सबको हमने देख लिया। साथ ही यहाँ पर पंचायतों की संख्या देखें तो 321 पंचायतें हैं और 1395 गांव है। यानी कि जो पटना जिला है, पटना जिला के अंतर्गत 6 अनुमंडल, 23 ब्लॉक, 321 पंचायत और 1395 गांव आता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं विधानसभा क्षेत्र। पटना जिला जो है उसके अंतर्गत 14 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, और कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र हैं एक बार उसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 178 विधानसभा क्षेत्र का नंबर होता है। वैसे ही देखें तो यहाँ पर 14 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें 178 से लेकर 191 तक संख्या है। हम क्रमबद्ध तरीके से देख रहे हैं, यानी कि 178 की बात करें तो 178 नंबर का जो विधानसभा क्षेत्र है वो कौन सा है? मोकामा। उसके बाद एक एक बढ़ते जाएंगे, यानी कि 179 कौन सा है? बाढ़। उसके बाद बख्तियारपुर, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब, फतुहा, दानापुर, मनेर, फुलवारी, ये क्या है? अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित है। मसौड़ी, ये भी। उसके बाद पालीगंज और विक्रम, ये क्या है? 14 विधानसभा क्षेत्र हैं जो पटना जिला के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब, फतुहा, दानापुर, मनेर, फुलवारी, मसौड़ी, पालीगंज और विक्रम, ये क्या है? 14 विधानसभा क्षेत्र है। साथ ही हम यहाँ पर लोकसभा क्षेत्र देखें तो 3 लोकसभा क्षेत्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और लोकसभा क्षेत्र का भी नंबर होता है। जैसे 28 नंबर क्या है? मुंगेर लोकसभा क्षेत्र। इसके अंतर्गत आने वाले जो क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं? बाढ़, मोकामा और साथ ही मुंगेर के जिले, यानी कि मुंगेर के जिले के साथ साथ कौन कौन सा बाढ़ और मोकामा वाला क्षेत्र है? ये मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिसका नंबर कितना है? 28। उसके बाद अगला देखें तो अगला लोकसभा क्षेत्र कौन सा नंबर का है? 30 नंबर का। कौन सा? पटना साहिब। और इसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में देखें तो बख्तियारपुर, दीघा, है ना, उसके बाद बंकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब, फतुहा, ये जो क्षेत्र है ये सभी क्षेत्र किसके अंतर्गत आते हैं? पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अंतिम देखिए, अंतिम लोकसभा क्षेत्र नंबर है कितना? 31, और नाम क्या है? पाटलिपुत्र। यानी कि अगला लोकसभा क्षेत्र को 31 नंबर का जो है वो पाटलिपुत्र है, और इसके अंतर्गत आने वाले जो क्षेत्र हैं वो दानापुर, मनेर,
फुलवारी, मसौरी, पालीगंज और बिक्रम, ये जो क्षेत्र हैं ये सभी पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कैसे कैसे इसका डिवीजन हुआ है वो सारी चीज़ें आप सभी को समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आते हैं हम अर्थव्यवस्था पर, जनसंख्या देखते हैं कि पटना का जनसंख्या कैसे है, साथ ही उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर भूगोल, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे इतिहास, उसके बाद यहाँ पर देखने वाले हैं विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं, हॉस्पिटल कौन कौन से हैं, नगर पालिका कौन सी है ना। उसके बाद यहाँ पर पर्यटन क्या है और पर्यटन मतलब पर्यटन के लिए आने के साधन यहाँ पर क्या क्या है वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। तो पटना की अगर बात करें तो पटना में जो कुल परिवार है, कुल परिवारों की संख्या कितनी है, 9,75,578। पटना जिला जो है पटना जिले में कुल परिवारों की संख्या 9,75,578 है। और कुल जनसंख्या की बात करें पटना जिला की कुल जनसंख्या की, तो कुल जनसंख्या यहाँ पर है 58,38,465। ये जो भी हम बातें कर रहे हैं 2011 के जनगणना के आधार पर, ठीक है, क्योंकि 2021 का भी जनगणना हुआ नहीं है और होगा भी तो उसका डेटा 2023 के आसपास में आएगा, तब तक यही काम आने वाला है। तो कुल परिवारों की संख्या कितनी है, 9,75,578। कुल जनसंख्या यहाँ की कितनी है, 58,38,465, जिसमें से पुरुषों की संख्या है 30,78,552, जबकि महिलाओं की संख्या कितनी है, 27,59,958। ठीक है, जितनी भी जनसंख्या है यहाँ की, उनमें ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, 33,23,875, यानी कि देखें तो ये 50% से ज्यादा है, लगभग 57% के आसपास पटना जिले का जो जनसंख्या है वो ग्रामीण जनसंख्या है। शहरी जनसंख्या की बात करें तो शहरी जनसंख्या यहाँ पर है 25,14,590, जो संपूर्ण जनसंख्या का 43.07% है। उसके बाद यहां पर देखें 0 से 6 वर्ष के उम्र की जनसंख्या यानी कि बच्चों की जनसंख्या की बात करें तो वो है 9,43,552। इसमें जनसंख्या हम देख रहे हैं तो साथ ही अनुसूचित जाति की जनसंख्या देखें तो संपूर्ण जनसंख्या के 15.77% जो जनसंख्या है वो अनुसूचित जाति का है और संख्या देखें तो 9,20,918 है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति का यहाँ पर जनसंख्या देखें तो ये कुल जनसंख्या का 0.15% जनसंख्या है और संख्या देखें इनकी जनसंख्या की अगर देखें तो 9,069 लोग क्या है अनुसूचित जनजाति के हैं जो पटना जिले में निवास करते हैं। जनसंख्या में देखें तो यहाँ पर हम साक्षर लोगों की संख्या देखें तो यहाँ पर साक्षरता जो है पटना जिले की साक्षरता जो है वो 70.68% है। जितनी भी डेटा बता रहा हूँ सारी डेटा बिहार सरकार के वेबसाइट से मैंने लिया है, ठीक है, तो इसमें गलती होने का कोई चांस नहीं है। विकिपीडिया पे देखेंगे तो कई जगह पे अलग अलग चीज़ें दे रखी है, इसलिए डायरेक्टली मैं बिहार सरकार के वेबसाइट से उठाया हूँ, वहीं से सारी चीज़ें यहाँ पर सम्मिलित किया है। तो साक्षर जो लोग हैं वो कितने हैं, 34,59,679 लोग पटना जिले में साक्षर हैं, जो कुल जनसंख्या का 70.68% है। यहाँ पर औसत घरेलू आकार की बात करें यानी कि एक जो घर है उस घर में कितनी जनसंख्या यानी कि एक घर में कितने व्यक्ति हैं, तो अगर इसकी देखें तो 5.98 यानी कि लगभग एक घर में 6 लोगों से थोड़ा ही कम है। इसे कहते हैं हम औसत घरेलू आकार। लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात कितनी है पटना जिले में 897, जबकि 0 से 6 वर्ष के अंतर्गत लिंगानुपात की बात करें तो यहाँ पर अच्छा देखने को मिलता है 923, लेकिन फिर भी लिंगानुपात ये निगेटिव ही कहेंगे क्योंकि लिंगानुपात क्या है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। लिंगानुपात में हम ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो शहरी से अच्छा है 904, जबकि शहरी लिंगानुपात 887 यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं जनसंख्या जो है धर्म के आधार पर देखें कि किस धर्म के लोग यहाँ पर कितने रहते हैं, तो वहाँ पर देखें तो हिंदू सबसे ज़्यादा पटना जिले में हिंदू रहते हैं और इनकी संख्या जो है संपूर्ण जनसंख्या का 91.74% है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं मुस्लिम, जिनकी संख्या
संपूर्ण जनसंख्या का 7.54% है। उसके बाद देखें तो इसके नीचे आते हैं जो इस राज्य के नहीं है, बिहार राज्य से अलग राज्य के लोग यहाँ पर रहते हैं, उनकी जनसंख्या कितनी है 0.37%। उसके बाद ईसाई की देखें तो ईसाई जनसंख्या यहाँ पर कितनी है 0.21%। जैन की बात करें तो 0.04%। सिख जनसंख्या की बात करें तो 0.08% और बौद्ध की बात करें तो 0.02% यहाँ पर जनसंख्या देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए उसके बाद पटना जिले की हम दशकीय जनसंख्या वृद्धि की बात करें 1901 से हम प्रारंभ करेंगे कि जनसंख्या वृद्धि कैसे हुई है यहाँ पर। तो दशकीय वृद्धि की बात करें तो 1901 से 1911 के बीच यानी कि 10 वर्ष के गैपिंग में देखें तो जनसंख्या वृद्धि यहाँ पर निगेटिव देखने को मिली, यानी कि जितनी जनसंख्या थी उससे 1% जनसंख्या कम हो गई, यानी कि यहाँ पर जन्म दर कम रहा और मृत्यु दर ज्यादा रहा। परिणामतः यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जनसंख्या कम देखने को मिली, माइनस में गई। उसके बाद 1911 से 1921 की बात करें तो यहाँ भी माइनस में ही देखने को मिलता है, -2%। जो जनसंख्या वृद्धि थी वो भी क्या थी, यहाँ भी निगेटिव में है। उसके बाद देखेंगे 1921 से 1931 के बीच तो यहाँ पर वृद्धि पॉजिटिव में रही, कितना 15.9%। फिर 1931 से 1941 तक की बात करें तो यहाँ 15.1% की दशकीय वृद्धि दर्ज की गई। फिर 1941 से 1951 की बात करें तो 16.6% दशकीय वृद्धि दर्ज की गई। फिर 1951 से 1961 की बात करें तो 15.3% दशकीय वृद्धि दर्ज की गई। फिर 1961 से 1971 की बात करें तो 19.2% दशकीय वृद्धि दर्ज की गई। यहां तक क्या है 20% के नीचे है दशकीय वृद्धि। लेकिन 1971 से 1981 की बात करें तो यहां पर बहुत बड़े स्तर पर वृद्धि देखने को मिलती है और ये जो दशकीय वृद्धि थी वो 29.8% थी, सबसे ज्यादा, है ना। अब तक का देखें तो अब तक का सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि 1971 से 1981 के बीच हुआ है। फिर 1981 से 1991 के बीच देखें तो 18.3% की दशकीय वृद्धि हुई। 91 से 2001 के बीच में देखें तो 26.9% की वृद्धि हुई। और अंतिम जनसंख्या जो जनगणना हुआ था हमारा 2011 में, तो यहाँ पर दशकीय जनसंख्या वृद्धि देखिए 2001 से 11 के बीच में तो 21.5% की यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि हुई। ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेंस में जब भी प्रश्न लिखा जाता है तो वहां पर ये सारी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। कभी कभी फैक्ट के रूप में भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा ड्यूरेशन है जिसमें निगेटिव वृद्धि दर्ज हुई, या फिर निम्न में से कौन सा है जो सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज हुई, तो 1971 से 81 के बीच में। ठीक है, यहां तक क्लियर है। दशकीय वृद्धि हमने देख लिया, धार्मिक जनसंख्या देख लिया और जनसंख्या देख लिया, ये सारी चीजें। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम आते हैं भूगोल के बारे में। पटना का भूगोल क्या है, तो भूगोल की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पटना जो स्थित है कहाँ पर, गंगा नदी के किनारे, वो भी कहाँ, गंगा नदी के दक्षिण में। तो गंगा नदी के किनारे स्थित है क्या, हमारा पटना। और यहाँ पर देखें तो जो सोन नदी है, गंडक नदी है, उसके संगम पर बसा हुआ है। साथ ही यहाँ पर देखिए तो गंगा के दक्षिणी क्षेत्र में एवं पुनपुन के उत्तरी तट पर क्या है, पटना विस्तार बसा हुआ है। इसके विस्तार की बात करें तो आपको दिखाई दे रहा होगा इसका विस्तार कैसे है। उत्तर दक्षिण का अगर हम विस्तार देखें तो उत्तर दक्षिण का विस्तार यहाँ पर बहुत ही कम देखने को मिलता है पूर्व पश्चिम के विस्तार के अपेक्षा। यानी कि विस्तार इसका सबसे ज्यादा कहाँ है, पूर्व और पश्चिम में सबसे ज्यादा विस्तार देखने को मिलता है, जबकि उत्तर दक्षिण का विस्तार जो है वो इसकी अपेक्षा क्या है, कम है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम समुद्र तल से अगर ऊंचाई की बात करें पटना की तो 53 मीटर है समुद्र तल से ऊंचाई। यहाँ पर औसत वर्षा की बात करें, औसत वर्षा कितनी होती है, तो औसत वर्षा यहाँ पर 1200 मिलीमीटर होता है, औसत वर्षा है 1200 मिलीमीटर। और तापमान की अगर बात करें तो तापमान जो है वो गर्मियों में 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 43 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जबकि ठंडी की बात करें तो ठंडी में 6 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है। भूगोल के अंतर्गत ही हम ये भी देख सकते हैं कि जो महात्मा गांधी सेतु पुल है
है ना, महात्मा गांधी सेतु पुल, ये पटना को हाजीपुर से जोड़ता है, जबकि यहाँ पर रेल सह सड़क पुल का निर्माण जो 2002 में प्रारंभ किया गया था और 2016 से इस पर परिचालन प्रारंभ है, उसका नाम क्या है, दीघा सोनपुर रेल सह सड़क पुल, और ये पटना और सोनपुर को जोड़ता है। तो कौन सा, दीघा सोनपुर रेल सह सड़क पुल, जिसका निर्माण कार्य 2000 में प्रारंभ हुआ था और इस पर 2016 से परिचालन प्रारंभ है, ये पटना को सोनपुर से जोड़ता है, जबकि महात्मा गांधी सेतु पुल की बात करें तो ये पटना को हाजीपुर से जोड़ता है। ठीक है, इतनी सारी बातें क्लियर हैं। उसके बाद भूगोल के अंतर्गत ही हम यहाँ पर देख सकते हैं मुख्य फसलों के बारे में। फसलों की बात करें तो ये अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भी आता है और भूगोल के अंतर्गत भी आता है। मुख्य फसलों की बात करें, पटना का मुख्य जो फसल है वो क्या है, चावल है, जो 1/3 से भी अधिक क्षेत्र पर उगाई जाती है। तो पटना का मुख्य फसल क्या है, चावल, और 1/3 से अत्यधिक क्षेत्र पर इसकी खेती की जाती है। इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण खाद्यान्न है, महत्वपूर्ण खाद्यान्नों में मक्का, गेहूं और दाल है। जबकि गैर खाद्यान्नों की बात करें, गैर खाद्यान्न फसल, तो उसमें तिलहन है, सब्जी है, पानी वाले जो खरबूजे हैं, ये सारे भी बड़े स्तर पर उगाए जाते हैं तथा इसे नगदी फसल के रूप में भी बेच दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लियर है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका ज्योग्राफी, पटना का ज्योग्राफी। अब थोड़ा सा आते हैं इतिहास पर, जहां से प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं। चलिए, तो यहां पर देखें तो इतिहास की अगर बात करें तो पटना दुनिया के सबसे पुराने स्थानों में से एक है जहां पर लोग निवास किया करते थे। चाहे प्राचीन काल हो, मध्य काल हो, आधुनिक काल हो, हर समय यहाँ पर बड़े स्तर पर बड़ी जनसंख्या यहाँ पर निवास की है। प्राचीन नाम की बात करें पटना की, तो प्राचीन नाम में क्या था, पाटलिपुत्र, पाटलीग्राम, है ना। उसके बाद कुसुमपुर, अजीमाबाद, ये सारा किसका, पटना का ही पुराना नाम है। जबकि नए नाम की बात करें तो नया नाम क्या है, पटना है। और ये जो पटना है, एक गांव है पट्टन, पट्टन के नाम से ही पटना की उत्पत्ति हुई है। तो प्रश्न के रूप में ये पूछा जा सकता है। तो पुराना नाम यहां पर देखें तो क्या क्या है, पाटलिपुत्र, पाटलीग्राम, कुसुमपुर, अजीमाबाद, ये सारा क्या है, पुराना नाम है। जबकि नया नाम क्या है, पटना है, जो पट्टन नाम के जो गांव था उससे इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। पाटलिपुत्र की बात करें, प्राचीन काल में पाटलिपुत्र की बात करें तो ये हर्यक वंश हो, नंद वंश हो, मौर्य वंश हो, शुंग वंश हो, गुप्त वंश हो या फिर पाल वंश हो, इन सभी के साम्राज्य का ये राजधानी रहा हुआ है। तो प्राचीन काल में देखें तो इसका गौरव बड़ा ही उच्च देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर हर्यक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, पाल वंश, गुप्त वंश, इन सभी साम्राज्यों का ये राजधानी रहा था। पाटलिपुत्र की बात करें तो पाटलिपुत्र जो है वो विद्या के साथ साथ कला का भी, है ना, विद्या के साथ साथ कला का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। कला के साथ साथ देखें तो यहाँ पर बड़े स्तर पर महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व है, वैज्ञानिक लोग हैं, ज्योतिष, है ना, विद्वान, इन सब का भी जन्म स्थली रहा है। यहाँ की बात करें तो यहाँ आर्यभट्ट, पाणिनि, वात्स्यायन, चाणक्य, कालिदास सहित कई अन्य गणितज्ञ, खगोलविद, ज्योतिषविद आदि विद्वानों का ये गृह स्थान भी रहा है। मौर्य काल के दौरान देखें तो मौर्य काल के दौरान पाटलिपुत्र की जो आबादी थी लगभग 4 लाख के आसपास थी। साथ ही यहाँ पर देखें तो मौर्य और गुप्त साम्राज्य जो था, इन दोनों के अंतर्गत जब ये साम्राज्य था मगध में, है ना, मगध साम्राज्य जो था उसका राजधानी क्या था, पाटलिपुत्र था। तो मगध साम्राज्य के अंतर्गत जब मौर्य वंश था, गुप्त वंश था, तो ऐसे समय में ये जो क्षेत्र था पाटलिपुत्र जो था वो भारतीय उपमहाद्वीप का क्या था, देखे तो सत्ता, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था। यानी कि संपूर्ण जो भारत था, जो यहाँ पर देखे तो अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, ईरान तक भी फैला हुआ था, उन सभी का देखे तो सत्ता किसके अंतर्गत आता था, पाटलिपुत्र के अंतर्गत। राजनैतिक, है ना, सांस्कृतिक केंद्र, राजनैतिक केंद्र, सत्ता का केंद्र कौन रहा, पाटलिपुत्र ही रहा।
है ना। उसके बाद आपने पढ़ा होगा कि गुप्त साम्राज्य का पतन होता है और गुप्त साम्राज्य के पतन के साथ ही पाटलिपुत्र जो इतना गौरवशाली था अपना गौरव खो देता है और ये जो गौरव था वो कहाँ चला जाता है, मध्यकाल में दिल्ली ट्रांसफर हो जाता है और दिल्ली को वहां पर राजधानी बनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद जब गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद इसने अपनी गौरव को खो दिया, उसके बाद जब अंग्रेज आते हैं 17वीं शताब्दी में, तो 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों के द्वारा इस यहाँ जो पटना है, पटना में व्यापारिक केंद्र स्थापित किया जाता है और फिर यहाँ से देखें तो इसकी गौरव को पुनर्जीवित करने का प्रयास अंग्रेजों के द्वारा किया गया। तो ये भी याद रखिएगा कि गौरव जो गुप्त साम्राज्य में इसने खो दिया वो अंग्रेजों के आने के पश्चात 17वीं शताब्दी में क्या किया गया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के केंद्र के रूप में पटना को स्थापित किया गया। क्योंकि पटना को अगर देखें तो कहाँ बसा हुआ है, गंगा नदी के दक्षिण में, और गंगा नदी के माध्यम से देखें तो हमारा बंगाल जुड़ता था, है ना। उसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप में भी हम आगे जा सकते थे, है ना। तो बंगाल और बंगाल से जाकर वहां से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी किया जाता था। तो इस दृष्टिकोण को देखते हुए अंग्रेजों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के केंद्र के रूप में स्थापित किया, है ना। वर्तमान में देखें तो हमारा नेशनल वाटरवे 1 है वो पटना से होकर ही गुजरता है जो गंगा नदी पर अवस्थित है। ठीक है। चलिए उसके बाद यहां पर देखिए आधुनिक काल में, तो आधुनिक काल में देखें तो बिहार के राजस्व संबंधी जो संचालन था, तो बिहार के राजस्व संबंधी संचालन हेतु बंगाल के, है ना, बंगाल के मुर्शिदाबाद के साथ ही सितंबर 1770 ईस्वी में पटना जिले का गठन किया गया और 1773 में यह एक अलग न्यायिक जिला के रूप में स्थापित हो गया। तो राजस्व वसूलने हेतु यानी कि राजस्व की वसूली आसानी से हो पाए इसलिए पटना जिले का गठन कब किया गया, 1770 में, और 1773 में यह एक अलग न्यायिक जिला बन गया। 1972 की बात करें तो 1972 में राज्य के जिले को राज्य का जिला जो पुनर्गठन किया गया, है ना, उसी के अंतर्गत देखें तो कब 1972 में राज्य के जिले को पुनर्गठित किया गया और 9 नवंबर 1972 को पटना जिले, है ना, पटना जिले को बिहार शरीफ सब डिवीजन का निर्माण किया गया और नालंदा जिले का यहाँ पर गठन किया गया। ठीक है। तो कब, 9 नवंबर 1972 को। मध्यकाल से संबंधित एक यहाँ पर फैक्ट देखिए, यहाँ पर इतिहास की अगर बात करें बिहार के इतिहास की, तो यहाँ पर बहुत सारे यात्री भी आए, जैसे मेगास्थनीज जो 350 से 290 का समय काल रहा, मेगास्थनीज यहाँ पर आए और पाटलिपुत्र का विवरण जो इनका पुस्तक है इंडिका में उसका विवरण दिया गया है। और यहाँ पर पालीब्राथो जो नाम है वो पाटलिपुत्र के लिए ही यहाँ पर यूज किया गया है। तो मेगास्थनीज के द्वारा पालीब्राथो नाम यूज किया गया है इंडिका में। साथ ही फाहियान, वेनसांग ये भी यहाँ पर यात्रा किए और अपने यात्रा वृत्तांत में पाटलिपुत्र यानी कि पटना का विवरण इन्होंने प्रस्तुत किया है। साथ ही यहाँ पर देखिए तो औरंगजेब का जो पोता था अजीमुशान, वो 1703 ईस्वी में पटना का क्या बनता है, गवर्नर बनता है। और गवर्नर बनने के साथ ही पटना को ये सौंदर्यीकृत करता है, विकसित करता है। और विकसित करने के बाद नाम क्या रखता है, अजीमाबाद, जो प्राचीन नाम में से एक है। तो यहाँ पर पटना का जो शोभा बढ़ाया गया किसके द्वारा, अजीमुशान के द्वारा, जब वो यहाँ पर गवर्नर बन के आया। तो इतिहास से संबंधित ये सारी बातें थी। और भी देखा जाए तो बहुत कुछ है बिहार से संबंधित और बिहार में पटना से संबंधित, लेकिन वो सारी चीज़ें यहाँ सम्मिलित नहीं हो सकती। जितना हो पाया है मुख्य चीज़ें वो सारी चीज़ें आप सभी के सामने रखा हूँ। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं पर्यटन की। पटना जिले में पर्यटन क्या है, तो पर्यटन के दृष्टिकोण से देखें तो पटना को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है और 3 क्षेत्रों में विभाजित करके हम पर्यटन को देख सकते हैं। सबसे पहला क्षेत्र कौन सा है, पटना सिटी का क्षेत्र, पटना सिटी क्षेत्र। और इसके अंतर्गत देखें तो मौर्य तथा गुप्त काल के जो स्थल है उसके अंतर्गत हमारा जो आगम कुआं है, आगम कुआं की बात आपने सुना होगा। ऐसा मतलब माना जाता है कि जो अशोक के 99 भाई का जो कत्ल अशोक ने किया था, है ना, अशोक ने जो अपने 99 भाइयों का कत्ल किया था, कत्ल करके यही आगम कुआं में फेंक दिया था। साथ ही यहाँ पर जो भी
किसी व्यक्ति को प्रताड़ित किया जाता था, है ना, उनको सजाएं दी जाती थी, मौत दी जाती थी, तो वहां पर क्या था, आगम कुआं में उसको लाकर फेंक दिया जाता था, आगम कुआं या अगम कुआं। तो पर्यटन की दृष्टिकोण से ये पटना सिटी क्षेत्र में अगम कुआं, और अगला क्षेत्र क्या है, कुम्हरार, जहां पर जो मौर्य साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य से संबंधित जो लकड़ी का जो महल देखने को मिलता है। आज तो देखने को नहीं मिलता क्योंकि उसका जो अवशेष है समाप्त हो चुका है, लेकिन उसमें जो 80 जो पत्थर के खंभे लगाए गए हैं वो आज भी देखने को मिलते हैं, वो आप कुम्हरार में देख सकते हैं। तो पटना सिटी के अंतर्गत मौर्य तथा गुप्त काल से संबंधित जो स्थल है वो आगम कुआं और कुम्हरार है। उसके बाद मध्यकालीन जो इमारतें हैं अगर उसको देखें तो इसमें इसके अंतर्गत हमारा बेगू हजाम का मस्जिद है, शेरशाह का मस्जिद है, पादरी की हवेली है, किला हाउस है, किला हाउस या फिर इसी को जलान हाउस के नाम से जानते हैं, और तिख्त श्री हर मंदिर है। ये सभी क्षेत्र क्या है, पर्यटन की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद मध्य पटना जो क्षेत्र है, दूसरा क्षेत्र है जिसको विभाजित करें मध्य पटना या फिर इसी को बांकीपुर बोलते हैं। इसके अंतर्गत पर्यटन वाले क्षेत्र देखें तो स्थल देखें तो कौन कौन सा है, गांधी घाट है हमारा, उसके बाद पटना कॉलेज है, दरभंगा हाउस है, खुदा बख्श लाइब्रेरी है, अंजुमन इस्लामिया हॉल है, उसके बाद गांधी मैदान है, गोलघर है, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल है, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र है, महावीर मंदिर है, गांधी संग्रहालय है। ये सभी जो क्षेत्र हैं पर्यटन के क्षेत्र, ये किसके अंतर्गत आते हैं, मध्य पटना वाले जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत ये सभी स्थल है जहां पर आप घूम सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। उसके बाद तीसरा क्षेत्र देखें तो तीसरा क्षेत्र क्या है, पश्चिमी पटना का क्षेत्र, और इसके अंतर्गत जो पर्यटन स्थल है उसके अंतर्गत देखें तो यहाँ पर पटना संग्रहालय है, विधानसभा और हाई कोर्ट का भवन यहाँ पर स्थित है, शहीद स्मारक यहाँ पर बनाया गया है, सदाकत आश्रम है, खानकाह मुजीबियाह यहाँ पर देखने को मिलता है, उसके बाद ताराघर है, संजय गांधी जैविक उद्यान है। ये सभी क्षेत्र पश्चिमी पटना के अंतर्गत आते हैं और पर्यटन का मुख्य केंद्र के रूप में इन सभी को देखा जाता है। अब ये जो पर्यटन है तो आवागमन कैसे हो सकता है, तो आवागमन की बात करें तो पटना में आप हवाई मार्ग हो, रेल मार्ग हो, जल मार्ग हो या फिर सड़क मार्ग हो, किसी भी माध्यम से आ सकते हैं। हवाई मार्ग की बात करें तो पटना से देखें तो दिल्ली, मुंबई, मतलब जो भी हमारा डोमेस्टिक हवाई अड्डा है वो सारी चीजें हर जगह यहाँ से प्लेनें जाती है, आप उसके जरिए आ सकते हैं। दूसरा क्या है, रेल मार्ग है, और रेल मार्ग भी देखें तो पटना जो है रेल मार्ग के जरिए देखें तो केवल दिल्ली ही नहीं, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी, ये सभी जो क्षेत्र हैं इन सभी क्षेत्रों से पटना जुड़ा हुआ है। तो रेल मार्ग की बात करें तो जो पटना है वो पूर्व मध्य रेल मंडल का एक महत्वपूर्ण जंक्शन है, और यहाँ से देखें तो आप कहीं भी जा सकते हैं, चाहे मुंबई जाना हो, जम्मू कश्मीर जाना हो, दिल्ली जाना हो, चेन्नई जाना हो, है ना, कोलकाता जाना हो, गुवाहाटी जाना हो, किसी भी क्षेत्र में आप यहाँ से रेल मार्ग के माध्यम से जा सकते हैं। उसके बाद तीसरा मार्ग है हमारा सड़क मार्ग, और सड़क मार्ग की बात करें तो नेशनल हाईवे 31 और नेशनल हाईवे 19 पटना से होकर गुजरता है, और इसके माध्यम से भी चाहे तो आप रांची, है ना, रांची क्षेत्र हो गया, गुवाहाटी क्षेत्र हो गया, सिल्लीगुड़ी हो गया, इन सभी के लिए भी पटना सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है, आप सड़क मार्ग के माध्यम से भी आ सकते हैं। जबकि जल मार्ग की बात करें तो जल मार्ग जो हमारा नेशनल वाटरवे 1 है, जो इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है, इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है, गंगा नदी के माध्यम से पटना भी इसी जो ये हमारा मार्ग है इस मार्ग पर अवस्थित है, तो आप जल मार्ग के माध्यम से भी आ सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। चलिए अब 2-3 चीज यहां पर देख लेते हैं, विश्वविद्यालय कौन कौन सा है, और उसके साथ ही हमारा ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो विश्वविद्यालय की बात करें तो महत्वपूर्ण जो विश्वविद्यालय है यहां पर आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना है, मीठापुर में अवस्थित है। दूसरा कौन सा है, चाणक्य राष्ट्रीय विश्वविद्यालय,
चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ये भी पटना मीठापुर में अवस्थित है। तीसरा है दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये कहाँ है, बीआईटी कैंपस जो है पटना में, वहां पर अवस्थित है। चौथा विश्वविद्यालय देखें तो पटना विश्वविद्यालय पटना में अवस्थित है। कहाँ, अशोक राजपथ है पटना में, वहां पर पटना विश्वविद्यालय अवस्थित है। कहाँ है ना, कॉलेज के पास, ठीक है, अशोक राजपथ पटना कॉलेज के पास। और पांचवा विश्वविद्यालय जो है वो मौलाना मजहरुल हक अरबी व फारसी विश्वविद्यालय, ये भी पटना में अवस्थित है, अली इमाम पथ है वहां पर, ठीक है। तो फिर से विश्वविद्यालय रिपीट करता हूं, पटना ज्ञान विश्वविद्यालय पटना मीठापुर में अवस्थित है। चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पटना मीठापुर में अवस्थित है। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये कहाँ अवस्थित है, बीआईटी कैंपस पटना में अवस्थित है। अगला है पटना विश्वविद्यालय पटना, ये अशोक राजपथ पटना कॉलेज के पास स्थित है। और पांचवा है मौलाना मजहरुल हक अरबी व फारसी विश्वविद्यालय पटना, जो अली इमाम पथ पर अवस्थित है, अली इमाम पथ के पास अवस्थित है। अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों में यहाँ पर मुख्य देखें तो नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल है, जिसे ये नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल पटना कंकड़बाग में अवस्थित है। उसके बाद पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, जिसे पीएमसीएच के नाम से जानते हैं, पटना, जो अशोक राजपथ पर स्थित है, साथ ही एम्स भी है, ये भी यहाँ पर मुख्य हॉस्पिटल के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो अस्पताल में तीन महत्वपूर्ण है, नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, कंकड़बाग पटना, पटना मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल पीएमसीएच पटना, जो अशोक राजपथ पर अवस्थित है, और हमारा एम्स है। उसके बाद अंतिम बात यहाँ पर करते हैं हम नगर पालिका की, क्योंकि ये क्या है, एक नगर है और नगरों में नगर पालिकाएं देखने को मिलती है। तो नगर पालिका की बात करें तो यहाँ की नगर पालिका का नाम क्या है, पटना नगर निगम, पटना नगर निगम, जो अवस्थित है न्यू डाक बंगला रोड पटना पर। इसकी स्थापना की बात करें तो अंग्रेजों के काल में ही इसकी स्थापना हुई थी, और समय काल देखें तो 2 नवंबर 1864 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ के मेयर की बात करें, जो ये पटना नगर निगम है, यहाँ के मेयर कौन है अभी वर्तमान में, सीता साहू। कमिश्नर की बात करें तो कमिश्नर यहाँ पर हिमांशु शर्मा है। यहाँ की अंतिम चुनाव की बात करें तो अंतिम चुनाव कब हुआ था, 2017 में अंतिम चुनाव हुआ था। नवंबर 2017 की बात करें तो नवंबर 2017 में पटना को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है। तो ये सारी चीज़ें, जितने भी इससे संबंधित फैक्ट हैं जो आपको जानना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बताया हूँ। आशा करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आई होगी, और इसके साथ साथ अगर इसमें कुछ छूटा हो जो आपको लगता है कि इसमें ये चीज़ सम्मिलित करना चाहिए, तो कमेंट के माध्यम से आप उसको ज़रूर बताएं, ताकि अगले वीडियो में मैं उसको सम्मिलित कर पाऊँ, ठीक है। तो आशा करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए साथ ही, और इसको शेयर भी कीजिए, है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर आते हैं अगले जिले के साथ। धन्यवाद।